मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग का अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में हमारा अगला टॉपिक जो है आज की क्लास का वो है आपका कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलाम का नियम, और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि कूलाम का नियम का सदिश रूप। ठीक, हमें आज ये दोनों टॉपिक के बारे में, ये दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आपका कूलम का नियम से। कूलम का नियम जब आप पढ़ेंगे, कूलम का नियम आपको दो आवेशों के बीच में, यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कूलम के नियम यानी कूलाम ने उसको एक्सप्लेन किया था, उसको बताया था कि किस तरीके से दो आवेशों के बीच में बल लगता है। जब आप इसको बल को पढ़ेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर निकलता है, किस तरीके से निकलता है ये मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर जब आप उसको देखेंगे तो ये बल, इसको आप रिलेट करिए गुरुत्वाकर्षण के नियम से। ठीक है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है वो आपका एक यूनिवर्सल लॉ होता है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है वो एक ऐसा नियम है जो पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। पूरे ब्रह्मांड में लागू होने का मतलब होता है कि अगर अगर हम लोग अपने धरती के बाहर भी बात करते हैं तो वो नियम जो है वो वहाँ पर लागू होता है। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में जो भी गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा होता है वो एक होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आवेश जो होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपके धन आवेश होते हैं, एक आपके ऋण आवेश होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जिसके ऊपर धन आवेश होता है। ठीक है, अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं अगर अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग आवेश हैं वो, तो उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगता है। जैसे कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ते थे, उस गुरुत्वाकर्षण के नियम और इस कूलाम के नियम में फर्क बस इतना ही, अंतर बस यही है कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है बेटा वो हमेशा आकर्षित बल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कूलम का नियम जो है, कूलम का नियम आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों ही चीजें हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है दो ऑपोजिट चार्जेस पे, दो विपरीत चार्ज आवेश भी हो सकते हैं। भाई एक प्लस भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर दोनों प्लस है तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन का मतलब कि प्रतिकर्षण होगा उनके बीच में। ठीक है, और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो यही अंतर है कूलम के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में, कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है वो हमेशा आकर्षण बल लगता है, लेकिन कूलम का नियम जो होता है वो आपका प्रतिकर्षण एवं आकर्षण दोनों ही हो सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही तरीके से ये वर्क करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पर हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ा है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में पूरी तरीके से ट्रांसलेट कर देते हैं, बुक में भी आप उसको देख सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में पढ़ते चले कि आगे आपके काम आएगा। तो क्या लिखा हुआ बेटा, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुके हुए, ठीक है ना। यहाँ पे इस वर्ड को स्टैटिक का मतलब हो गया आपके दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश। अब ये दोनों स्थिर होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों मूव नहीं करने होने चाहिए। अगर ये दोनों मूव कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, जैसे कि एक बिंदु आवेश यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये बल लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में ये बल जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है, जो ये डिस्टेंस है वो चेंज हो रही होगी, जिसकी वजह से ये जो फोर्स है, जिसको हम लोग वैद्युत बल या कूलम का बल भी बोल सकते हैं, तो ये जो फोर्स है, ये जो बल है वो चेंज हो रहा होगा। इसलिए यहाँ पर स्टैटिक चार्ज दिखाया जाता है। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट स्टैटिक चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। इनके बीच की, इसको हिंदी में अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको हम लोग दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और उनके बीच की
दूरी के विद अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, मतलब कि उसके वर्ग के विद अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये आपका कूलम का नियम है, मतलब कि दोनों जो चार्जेस होंगे, दोनों आवेशों की जो मात्रा होगी, उनके ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होंगे, और उनके बीच की जो दूरी होगी उसके विद अनुक्रमानुपाती होंगे। विद अनुक्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर इन दोनों को हम लोग, ये तो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी तरीके से। यहाँ पर अब इसको मैथमेटिकल यानी कि इसको गणितीय रूप में लिखा जाएगा, तो गणितीय रूप में इसको सबसे पहला जो पॉइंट था, दोनों चार्जेस की मात्राओं के गुणनफल, तो ये लिखा हुआ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरे में आपका लिखा हुआ है दूसरे आपके बिंदु पॉइंट में आपका लिखा हुआ है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F जो है वो उसके बीच की दूरी जो है, आवेशों के बीच की दूरी है, उसके विद अनुक्रमानुपाती है। तो F बराबर हो गया K। यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको हटाने के लिए नियतांक एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो K हो गया आपका, जिसको हम लोग कूलम कांस्टेंट यानी कि कूलम का नियतांक बोलते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम लोग कैपिटल G का प्रयोग करते थे, उसी तरीके से कूलम के नियम में हम लोग ने स्मॉल k का प्रयोग किया गया है इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए। यहाँ पर k जो है वो कूलम का कांस्टेंट यानी कि कूलम का नियतांक हो जाता है। इसका एक मान होता है जो कि है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि आपका मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में एक मार्क क्वेश्चन जो है उसमें काफी पूछा जाता है, या तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र पूछ सकते हैं, या इसका आपका मात्रक पूछ सकते हैं, या इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मान पूछ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि का मान होता है 9 × 10 की पावर 9। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब आपको आगे के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इसको याद रखना है कि हाँ के का मान इतना होता है। और एक चीज और होती है यहाँ पर, के का मान 1/4πε0 से भी हम लोग लिख सकते हैं। ε0 नई चीज यहाँ पे आपको देखने को मिली। ε0 जो होता है वो होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब कि निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, ε0 का मतलब हो गया निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये होते हैं ε0। ε0 इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे कि प्रकाश होता है, प्रकाश को लाइट रे, कोई प्रकाश की किरण है, अगर इसको एक क्वेश्चन के तौर पे हम आपसे पूछे कि एक प्रकाश की किरण है जो कि एयर में चल रही है, हवा में चल रही है और ग्लास में चल रही है, तो आप अपने दिमाग से सोच के बताइए कि अगर वो तेज कहाँ चलेगी, एयर में या ग्लास में? तो आपका उत्तर होगा एयर में, ऑब्वियसली एयर में, क्योंकि हम लोग ने रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन अपवर्तन में पढ़ा था कि एक n होता है, n मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, अपवर्तनांक जो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, n जो होता है उसके लिए एयर में उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो और ग्लास उसका क्या कहते हैं, n का मान ग्लास में 1.5 होता है, इसी तरीके से पानी में n का मान 1.33 होता है। ठीक, तो इससे हम लोग का ये पता चल सकता है कि अगर
n का मान जितना कम है प्रकाश की किरण उतनी तेज उसमें ट्रेवल करेगी, उसमें फ्लो होगी, ठीक है। तो वही चीज परमिटिविटी का मतलब हो गया कि अब यहाँ पर हम लोग चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र किसी भी माध्यम में कितनी तेजी से प्रवाह हो रहा है उसका मान दिखाता है एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, इसका आप रिवर्स कर दोगे तो इसका मात्रक हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका। तो अब ये जो फॉर्मूला था वो इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो गया, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक। लेकिन ये हम लोग ने किसकी बात करी बेटा, निर्वात की, ठीक है, एयर की। लेकिन अब मान लेते हैं कि यही बल, क्योंकि चार्ज तो हर जगह प्रेजेंट है, हमारे शरीर में भी चार्ज प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, पानी के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है, वो किसी भी जगह प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी माध्यम में हो सकता है। तो अगर किसी माध्यम की बात करें, किसी मीडियम की बात करें हम लोग, तो व्हेन चार्जेस आर केप्ट इन सम मीडियम, किसी माध्यम में रख दिया तो यहाँ पर उस माध्यम में जो लगने वाला जो बल होगा वो आ गया Q1 Q2/4π εr²। ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 कुछ भी बोल सकते हैं, ये एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन है वो उस माध्यम की परमिटिविटी है, वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता है, ठीक है। वो अलग भी हो सकती है क्योंकि माध्यम अलग हो गया है, ठीक। तो अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम लोग को मिलता है F/Fm εr/ε0 बराबर एप्सिलॉन r। अब ये जो एप्सिलॉन r जो होता है यह बराबर के लिखा हुआ है, एप्सिलॉन r होता है आपका, एप्सिलॉन r जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, या के को हम लोग बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटर वाला, ठीक, तब आप में इसको बहुत ही इसका यूज देखने को मिलेगा। तो अभी आप ये ER यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है, ये कहलाता है परावैद्युतांक के, परावैद्युतांक कहलाएगा। और रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि ये एक रेशियो है, एक अनुपात है किसका, किसी माध्यम में और निर्वात में जो वैद्युत, किसी माध्यम में वैद्युतशीलता और बटे निर्वात में जो वैद्युतशीलता, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो या इसी से नोट बना सकते हो। इसके बाद आपका टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।